हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIIT जैम एंड CSN नेट प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर और हमारे साथ हैं पवन यादव सर। तो देखिए, यहां पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे स्टेटिस्टिक की, यानी कि मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक के एग्जाम के बारे में। तो आपका IIT जैम का एग्जाम मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक का वो फरवरी में होने वाला है। तो लगभग लगभग हमारे पास 3 मंथ बच रहे हैं। तो उसी की स्ट्रेटेजी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि 3 मंथ में किस तरीके से आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और वो क्या क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले यहां पर हम पवन सर के बारे में जान लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। पवन सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे, जैसे मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में ऑलरेडी वर्क किया है। तो स्टैटिस्टिक्स में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं ऑलरेडी। तो मैंने अपना मास्टर्स IIT कानपुर से किया है और गेट में मेरा ARI 17 आया था। और इससे पहले मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में वर्क किया, तो मुझे बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि PW ने भी अब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बैच स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर भी स्टैटिस्टिक का IIT जैम की प्रिपरेशन होती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं PW को। जी, तो चलिए, पवन सर ने अपने बारे में बता दिया, मैं भी आपको अपने बारे में बता देता हूं कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो DU से हुई है और जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो IIT मंडी से है। तो यहाँ पर हम दोनों मिलके, बाकी और भी सर्स हैं जो आपको यहाँ पर पूरा कोर्स पढ़ाने वाले हैं। तो इस कोर्स के बारे में पहले हम सिर्फ स्ट्रेटेजी के बारे में आज जानते हैं कि कैसे आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हो। तो चलिए, पहले सिलेबस के बारे में जानते हैं कि सिलेबस क्या है आपका स्टेटिस्टिक का। ठीक है, तो सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप अपनी तैयारी को अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो सिलेबस है यहां पर देखो, जो आपका जो वेटेज होता है लगभग 30% सिलेबस आपका मैथ्स का होता है एंड 70% आपका स्टेटिस्टिक का होता है। तो मैथ्स के अंदर जो आपके टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक्स हैं आपके यहां पर, जैसा कि आप देख रहे हो, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। एंड फिर आता है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 एंड 2 वेरिएबल्स, ये भी मैथ्स का एक पोर्शन है। एंड फिर आता है आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो ये 4 टॉपिक्स आपके हैं मैथमेटिक्स के। एंड फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है स्टेटिस्टिक। तो जैसा सर ने बताया कि मैथमेटिक्स का टॉपिक था, तो मैं ये बताना चाहूँगा पहले कि IIT जैम में 30% मैथमेटिक्स का वेटेज है एंड 70% स्टैटिस्टिक का वेटेज है। तो जैसे MS का एग्जाम है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक का एग्जाम है, तो इसमें ओबियस सा स्टैटिस्टिक का वेटेज ज़्यादा रहेगा। लेकिन फिर भी आपको मैथमेटिक्स को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि वो भी 30% है। तो स्टैटिस्टिक का सिलेबस देखते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, देन इसके बाद यूनिवेरिएट है, देन इसके बाद स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट है, देन मल्टीवेरिएट है। ठीक है सर, हो गया। देन उसके बाद मल्टीवेरिएट है, मल्टीवेरिएट के बाद स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट है, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट के बाद लिमिट थ्योरम्स आता है, लिमिट थ्योरम के बाद आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एस्टिमेशन आता है, एस्टिमेशन के बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आता है। तो ये स्टैटिस्टिक का टॉपिक है। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि स्टैटिस्टिक का सिलेबस क्या है। अब यहां पर हम सबसे पहले एक डाउट होता है कि सर ठीक है, सिलेबस ये होता है, तो इस सिलेबस को हम तैयार कैसे करें। तो यहां पर सबसे पहले हम आपको एक चीज दिखाते हैं कि वेटेज क्या होता है, राइट। कि यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से आपके आते हैं। तो जैसे कि आपको देख रहा होगा कि अच्छा, एक चीज और कि जो आपका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है वो 30 मार्क्स का आता है, जैसा कि सर ने बताया, एंड 70% आपका स्टेटिस्टिक का होता है। अब सर कह रहे थे कि मैथमेटिक्स का टॉपिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, सर से ही जानते हैं सर। मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर आप स्टैट्स में कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे आप प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना चाहते हैं, या प्रोबेबिलिटी तो बेसिक है, 12th लेवल का है, आप रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो रैंडम वेरिएबल में हम फंक्शन का यूज करते हैं और फंक्शन जानने के लिए हमको मैथ आना चाहिए। तो जिसका मैथ बेसिक स्ट्रांग होगा उसको स्टैट्स बहुत ईजी लगेगा। अगर आपका मैथ नहीं स्ट्रांग है, स्टैट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैथ बेस हैं, तो आपको स्टैट्स थोड़ा सा ऐसा लगेगा, उबाऊ टाइप लगेगा, इसलिए मैथ जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। तो यहां पर जैसे कि मैथ्स जानना जरूरी है। एक चीज और कि जो स्टेटिस्टिक की जो कट ऑफ होती है ना, वो लगभग आई थिंक सर कितना मार्क्स होता है। 26.6 समथिंग क्रॉस यही होता है, कट ऑफ मार्क्स स्टैट्स का यही होता है जी। तो 26 के अप्रोक्सीमेट कट ऑफ रहता है। और जो आपका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो लगभग लगभग 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो अगर आपका मैथ्स का टॉपिक कहीं ना कहीं स्ट्रांग है तो आप कट ऑफ तो सिर्फ मैथ्स के पोर्शन से ही क्वालिफाई कर जाओगे। बस आपको अपनी रैंक पर काम करना है, जो जिसके लिए आपको स्टेटिस्टिक को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर एक बार वेटेज देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं सर।
तो सबसे पहले वेटेज में देखते हैं। तो देखिए मैथ में सबसे पहला टॉपिक जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर है। तो इसमें एमसीक्यू आया था, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू आए थे, एमएसक्यू 1 क्वेश्चन आया था, नेट 2 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन आया था। Okay. इसके बाद हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, यहां से टोटल एमसीक्यू के अंदर 4 क्वेश्चन आए थे एंड एमएसक्यू से 1 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन। जो हम वेटेज आपको बता रहे हैं ये 2024 के पेपर का एनालिसिस है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका इंटीग्रल कैलकुलस, यहां से आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के अंदर से एंड 2 क्वेश्चन एनएटी के अंदर पूछा गया था। फिर इसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्टैटिस्टिक के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं लाइक मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस, तो इसी सब में बेस होता है। इसमें मैट्रिक्स थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है। तो इससे 6 क्वेश्चन आए थे, आप देख रहे होंगे इसका वेटेज भी ज्यादा, इसमें टोटल 6 आए थे। तो 6 में 3 एमसीक्यू थे और 1 एमएसक्यू था और 2 नेट था। इसके बाद प्रोबेबिलिटी आता है, प्रोबेबिलिटी से भी 4 क्वेश्चन आए थे, 2 एमसीक्यू था, 2 नेट था। इसके बाद यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आता है, इसका वेटेज भी होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से 6 क्वेश्चन आया था। ये 2 एमसीक्यू था, 2 एमएसक्यू था, 2 नेट था। इसके बाद स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट था, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट से 5 क्वेश्चन थे, 5 में 4 एमसीक्यू थे, 1 एमएसक्यू था। इसके बाद मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन थे, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के आपके 5 क्वेश्चन थे, 5 में आपका 2 एमसीक्यू था, 2 एमएसक्यू था, 1 नेट था। इसके बाद स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन थे, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 2 आपका एमसीक्यू था और 2 नेट था। इसके बाद लिमिट थ्योरम था, लिमिट थ्योरम में आपका 2 क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन एमसीक्यू था, 2 क्वेश्चन नेट था। इसके बाद एस्टिमेशन आता है, इसके बाद सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आपका 3 क्वेश्चन आया था, 3 में 2 एमसीक्यू था, 1 आपका एमएसक्यू था। इसके बाद एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैट्स में। ये टोटल 20 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, एक में 6 आया था, एक में 5। तो एस्टिमेशन में आपका 6 क्वेश्चन आया था, जिसमें 2 आपके एमसीक्यू थे, 4 नेट थे। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 3 आपका एमसीक्यू था, 1 क्वेश्चन नेट था, 1 क्वेश्चन एमएसक्यू था। तो टोटल 30 क्वेश्चन एमसीक्यू था, 30 क्वेश्चन एमसीक्यू होता है, 10 क्वेश्चन आपका एमएसक्यू होता है, 20 क्वेश्चन नेट होता है। टोटल 60 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। चलिए, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर एक बार, ये आपका यहाँ पर है कि कितने क्वेश्चन आए हैं। फिर इसके बाद आपका ये है, तो टोटल सिलेबस ये है, जिसमें से आपके एमसीक्यू के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, एंड जो कि आपका लगभग पार्ट ए होता है, एंड एमएसक्यू जो कि आपका पार्ट बी होता है, उसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, वो पूरा वेटेज, एंड पार्ट सी के अंदर टोटल एनएटी टाइप के 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का। तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कितने क्वेश्चंस कहां से आते हैं। अब इसके बाद करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आपका एग्जाम आता है, मतलब कितने मार्क्स का आता है। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है, वहां पर लगभग टोटल 8 मार्क्स का सीक्वेंस सीरीज आया हुआ था, एंड डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 एंड 2 वेरिएबल 9 मार्क्स का आया हुआ था आपका, एंड इंटीग्रल कैलकुलस 5 मार्क्स का, एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स 10 मार्क्स का। तो बाकी सर आपको बताएंगे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है, प्रोबेबिलिटी से स्टैटिस्टिक स्टार्ट होती है। तो स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स का ऑन एवरेज हर एक ईयर पे अभी तक जितने जैम के पेपर हुए हैं, तो उसमें से जब से जैम का पेपर एक्चुअली में सब्जेक्टिव पहले होता था, अब जैम का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता, तो उसमें 6 मार्क्स का आया है, ये 2014 से हुआ है। इसके बाद यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के 10 टोटल मार्क्स आए थे। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट का टोटल 8 मार्क्स था, मल्टीवेरिएट का 8 मार्क्स था, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट का 7 मार्क्स था, लिमिट थ्योरम का 4 मार्क्स था, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का 5 मार्क्स था। एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हमेशा से जब से भी जैम का पेपर हो रहा है, पेपर सब्जेक्टिव नहीं, हम पेपर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, 20 मार्क्स का था। और इसका हम बताएंगे भी कि ये टॉपिक कैसे, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा 20 मार्क्स का आता है और बहुत इसका वेटेज रहता है। तो टोटल आप 100 मार्क्स हो जाएगा, आप ऐड करेंगे तो देखिए यहां पर अब हम बात करते हैं मेनली जिसके लिए हम यहां पर आए हुए हैं, स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आपने यहां पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये आपने देख लिया। ये तो आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो ठीक है कि लेकिन अब तैयारी कैसे करें कि हम यहां पर एक अच्छी रैंक ला सके।
तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहला आई थिंक सर मुझको लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो बहुत एक तरीके से प्रीसियस टाइम बचा है, सिर्फ 3 मंथ्स, लगभग लगभग आप मान लो आपको 80 से 90 डेज आपको मिल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपको करना है, एक अच्छे से आपको देखो टाइम टेबल बनाने की मैं सलाह नहीं देता, बस ये है कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है कि आपको डेली 3 घंटे है तो 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे पढ़ना है, जो आपके लिए इनफ है, यानी कि आपको कुल मिला के अपना 100% देना है, राइट। एंड जैसे कि यहां पर आप देखते हो कि बहुत यहां पर कि पूरा सिलेबस 3 महीने में अच्छे से कवर करना बहुत डिफिकल्ट है ना। अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी करोगे तो पूरे 3 महीने में सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा बिल्कुल अच्छे से, तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज भी देनी पड़ती है एंड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे, तो वो टाइम कैसे निकालें। तो आपको यहां पर अगर आप सिलेक्टिव टॉपिक चूज करते हो और उसको तैयार करते हो अपना, बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं टिप्स पे तैयार हो जाना, तो वहां से आप अच्छा ला सकते हो। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर आपका जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, अगर मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात करूं, है ना, मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात करूंगा, सर आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। तो मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो जो आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है लगभग लगभग 10 मार्क्स का है। तो ये एक तरीके से आपका फर्स्ट टॉपिक होनी चाहिए जो मैथ्स के अंदर आप तैयार करोगे, कौन सा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जो 10 मार्क्स का होता है। और यहां से जो गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा मोस्टली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आपका हो जाता है रैंक नलिटी, मतलब कि मैट्रिक्स की रैंक क्या है, मैट्रिक्स की नलिटी क्या है, एंड आपको मैट्रिक्स का जैसे डिटरमिनेंट्स भी कभी कभी पूछ लेता है, ट्रेस पूछ लेता है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, और आइगन वैल्यू और ट्रेस के बारे में पूछ लेता है कभी कभी, है ना, कि रिलेशन क्या है उनमें, ये क्वेश्चंस। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहां से एक बार लगभग लगभग एक क्वेश्चन बनना तय है, राइट सर। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस 10 में से ना आप 10 मार्क्स बहुत इजीली ला सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड है, बहुत इजी है। एंड इसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ये भी बिल्कुल फॉर्मूले बेसिस पर होता है, राइट सर। यस यस, जिसमें सिर्फ आपको बस जैसे कहते हैं ना सीरीज में हम पढ़ते हैं रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, क्वासी इंटीग्रल टेस्ट, ये पता होना चाहिए, ये अप्लाई करना आना चाहिए, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा डीप में नहीं आता, जैसे मैथमेटिक्स का पेपर होता है इतना डीप में नहीं जाता, बस आपको एक्चुअली बेसिक स्टैटिस्टिक्स में बेसिक मैथ पढ़ाई जाती है, बस आपको मैथ अप्लाई करना आना चाहिए, क्वेश्चन आपसे स्टैटिस्टिक के मैथ के सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सर। तो ये आपका देखा जाए तो 8 मार्क्स का है, तो सेकंड टॉपिक आपका ये, और एक टॉपिक आपको दिख रहा होगा डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 एंड 2 वेरिएबल, 9 मार्क्स का। तो ये भी देखो, इसमें ज्यादा नहीं है, डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ज्यादा लिमिट के क्वेश्चंस होते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, दैट्स इट, राइट सर। और वो भी कंटिन्यूटी लिमिट के क्वेश्चन आपके जेई लेवल के होते हैं, अगर आपका जेई लेवल अच्छा है तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप 2 वेरिएबल नहीं पढ़ना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी अप्रोच में जाते हैं, तो आप उसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपका 8 10 18 हो गया और 9 में आप 5 मार्क्स भी ले आएंगे तो 8 10 18 और 5 23 हो जाएगा। मतलब तो हाँ, 1 वेरिएबल पढ़ के काम चल जाएगा। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल आप छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लीव कर सकते हैं, उसका कोई यूज भी नहीं है आगे चल के कि आप वो सोचे कि स्टैटिस्टिक्स में उसका कोई वो नहीं है, लेकिन आप क्योंकि थोड़ा सा वो ऐसा लगेगा ना कि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करा, तो आप छोड़ सकते हैं 2 वेरिएबल को। तो कुल मिलाकर हम यहाँ से 5 नंबर मान लेते हैं, राइट सर। 3 टॉपिक हो गए, इसका 8 5 और 8 5 एंड 10, तो लगभग लगभग ये हो गया 23 मार्क्स, राइट सर। 30 में 23 मार्क्स मैथ में आराम से बिना किसी प्रॉब्लम में ज्यादा पढ़े, मतलब ज्यादा आप एक्चुअली में 3 मंथ में हमको क्या पढ़ना है, वो सिलेक्टिव चीज हमको पढ़ना है। कैलकुलस अब जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस था 2 वेरिएबल, ये सिलेक्टिव में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी अप्रोच में जाएगा क्वेश्चन। जी सर। तो और आप इंटीग्रल कैलकुलस को हम लेके नहीं चल रहे, लेकिन एवरेज जो 2 मार्क्स हमारे रह गए 30 में से 25, तो 2 मार्क्स हम इंटीग्रल कैलकुलस में मान सकते हैं। नहीं इजीली है इंटीग्रल कैलकुलस में, आपको इंटीग्रल कैलकुलस में मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस में डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन आता है, और स्टैटिस्टिक्स जो बनना पड़ेगा उसको डबल इंटीग्रेशन बहुत तगड़े से आएगा, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन में मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक जो है, मल्टीवेरिएट वो डबल इंटीग्रेशन पे ही बेस है, और इसमें आप इंटीग्रल कैलकुलस में बीटा गामा फंक्शन पढ़ते हैं, और बीटा गामा डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टैटिस्टिक्स में, तो उसका यूज कहीं ना कहीं आपको स्टैटिस्टिक्स में मिलेगा, तो आप इसमें 5 में 5 मार्क्स ले सकते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस इजी है, इसमें आप 5 में 5 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ, इसको मार्क करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस एक तरह से आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन एंड समेशन इज बैकबोन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं तो पहला हमारा लेक्चर होता है कि आप अपने समेशन और इंटीग्रेशन को स्टार्ट करिए,
बिल्कुल। स्टैंड करिए। बिल्कुल सर। तो कुल मिला के यहाँ 28 बन रहा है, हम मोटा मोटा 25 मान के चल लेते हैं। यस यस यस। तो बाकी स्टेटिस्टिक के बारे में सर बताएंगे अब आपको? स्टैटिस्टिक्स में जैसे प्रोबेबिलिटी है, तो हाँ जी, प्रोबेबिलिटी में आपका तो जैसे स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है जो आपका, इसमें 6 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। तो इसमें अब क्वेश्चन किस लेवल का आता है, इसमें जे लेवल का आता है। जे लेवल से एक भी ऊपर नहीं है। इसमें आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और इसके बाद क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। इसमें एग्जीमेटिक अप्रोच का क्वेश्चन नहीं आता प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन का। तो आप इस 5 में, मैं बोल रहा हूं 6 में 5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन थोड़ा, एक क्वेश्चन मानता हूं कि थोड़ा आईआईटी ने सेट किया तो आप नहीं सोच पा रहे, तो 5 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी आप 11-12 तक पढ़ते हाँ हो हाँ, वही बिल्कुल वाला है। बिल्कुल 11-12 तक। इसमें कोई नया अप्रोच नहीं है। इसमें आप 11-12 ही बेस थ्योरम आपको आनी चाहिए। बेस थ्योरम का क्वेश्चन श्योर रहता है, कंडीशनल का श्योर रहता है। तो आप इसमें 5 मार्क्स, 1 मार्क्स मैंने इसलिए आउट किया, कभी कभी क्या होता है हम लोग फेवरेबल केस नहीं बना पाते जी सर। प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आने लगता है। तो मैंने एक क्वेश्चन वहां से 1 मार्क्स वो कर दिया। अब आते हैं हम लोग यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी टॉपिक है, और यहाँ 10 मार्क्स में आप 10 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। इसमें 10 मार्क्स में 10 मार्क्स लाना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें 10 में। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो सिर्फ फार्मूला है। आज जैसे हम लोग जेई की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें इंटीग्रेशन पढ़ते हैं हम लोग। जी तो सर। जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, फार्मूला में वैल्यू रखिए और आंसर पाइए। तो ये सिर्फ फार्मूला है। इसके बाद जब हम स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट है, तो स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट में मैं 8 में 7 ले लेता हूं। इसमें मान लीजिए आपने किसी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं पढ़ा, उसकी कोई प्रॉपर्टी आपको मिस्टेक हो गई, आपने नहीं किया, तो 7 ले लेता हूं। इसके बाद आता है आपका मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट में भी मैं 8 में 6 लेता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये टॉपिक हमारा डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन है। मैं बोलता हूं डबल इंटीग्रेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, या ट्रिपल इंटीग्रेशन कोई बहुत टफ दे दिया इंटीग्रेशन, आप उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, तो मैं 6 मान से चलता हूं। स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट में भी मैं आपका 5 ले लेता हूं, क्योंकि ये भी आपका 2-3 वेरिएबल में आ जाएगा। मतलब मल्टीवेरिएट है तो XYZ आएगा। वहां पर भी यही प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन और ये नहीं हो रहा है, डबल और ट्रिपल। लिमिट थ्योरम में 4 में 4 मार्क्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आता है सीधा रिजल्ट बेस्ड। इसमें 5 रिजल्ट मैं बताऊंगा आपको, 5 में 5 एक एक क्वेश्चन बनेगा, सीधा 4 नंबर वहीं से आएगा। इसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है 5 में 5 मार्क्स। इसमें कोई वो नहीं है, 5 में 5 मार्क्स आराम से ला सकते हैं आप। कभी आज तक इसमें क्वेश्चन टफ बना ही नहीं है, सीधा रिजल्ट बेस्ड में बना है। इसके बाद इसके बाद अब आपका ये आता है 11 और 9। ये ऐसे टॉपिक हैं सर कि आप इसको ये रटने वाले, एक तरह से आपका जी डायरेक्ट रिजल्ट बेस आते हैं। तो इसमें 20 में अगर कोई बच्चा 20 में 20 लाना चाहे तो ले लेगा। एवरेज में मान के चलता हूं कि 18 आ जाएगा आपका। 20 में 20 भी आ जाएगा, लेकिन मैं एवरेज यहाँ 18 लेके चलता हूं। सर। तो अगर हम इसको टोटल कर देंगे, तो टोटल करने के बाद आपका कितना आया, यहां से एक कम किया था हमने, यहां से 1 कम किया, यहां से 2 कम किया, यहां से 2 कम किया, तो 2 to 4, 4 to 6, यहां से हमने आपका 2 कम किया, तो 4 और 8 नंबर कम हो गए। 8 नंबर्स कम हो गए। तो आपका 70 में 8 नंबर कम हो गया। तो 70 में 8 नंबर कम करेंगे हम, तो आपका आ जाएगा 62। और मैं 62 को और अप्रॉक्स करके 60 मार्क्स कर देता हूं सर। ओके सर। 60 मार्क्स का स्टैट्स का मैंने है आपको बता दिया। इतना कोई भी बंदा 3 महीने में आराम से ला सकता है 60 मार्क्स स्टैट्स में 70। बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर ने कहा कि ये आप ला सकते हो। अब मैं सर से पूछूंगा कि सर अब 3 महीने में ये पूरा सिलेबस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। बहुत डिफिकल्ट होता है, अब कोई भी नहीं कर सकता। और जैसे अगर आप करना भी चाहेंगे तो हो भी नहीं पाएगा जी। तो आप ये बताइए हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि मतलब कि 3 महीने में अच्छे से तैयारी कर पाए और एक अच्छी रैंक ला सके, कि इस स्टैटिस्टिक वाले पोर्शन में से कौन कौन सा टॉपिक स्टूडेंट स्किप कर सकता है जो थोड़ा हार्ड पड़ता है तैयार करने में, जो टाइम टेकिंग है। अगर आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आप लीव भी करना चाहते हैं, तो देखिए इसमें मल्टीवेरिएट, जैसे बोला उसने स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट, तो स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट में जैसे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आप उसको लीव कर दीजिए। मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में होता है तो बस आप, एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स एक फार्मूलों का सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स अगर कोई कहेगा तो मैं उसको 2 दिन में अगर कोई 2 दिन में 1 घंटे कह दीजिए, आप 5 घंटे का मैराथन हो जाए तो स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी समाप्त 5 घंटे के मैराथन में। लेकिन बस स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि आपको मैथ आनी चाहिए, आपका इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका समेशन। अब जैसे मैंने बोला कि मल्टीवेरिएट है,
तो मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, आपने फार्मूला लिख दिया, लेकिन अब वहां डबल इंटीग्रेशन आ गया। डबल इंटीग्रेशन मान लीजिए उसने बना दिया चेंज ऑफ वेरिएबल से, या चेंज ऑफ आर्डर दे दिया। अब आपको चेंज ऑफ आर्डर ही नहीं आ रहा सर, तो उसमें आप इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाएंगे। जी सर बिल्कुल। आप ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है वो पूरा सब्जेक्ट ही मैथमेटिक्स का, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्टैट्स पढ़ने से पहले आप मैथ बहुत अच्छे से करके आइए, ताकि आपको स्टैट्स बहुत इजीली लगे। जी हाँ, तो और इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे एस्टिमेशन में आप लीव कर सकते हैं, आप 18 की जगह 15 ले सकते हैं। एस्टिमेशन में भी एक दो टॉपिक हैं जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, तो वो लीव कर सकते हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें लीव करने लायक स्टैट्स में है जिससे क्वेश्चन आपको ना पढ़े। हाँ, हो सकता है एक दो इंटीग्रेशन वगैरह, समेशन वगैरह टफ आ जाए तो वो क्वेश्चन लीव कर दे, या फंक्शन कोई टफ कर दे। तो कुल मिला के ये है कि सिलेबस जो है स्टैटिस्टिक का वो आसान है, बस आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक मंथ अपना थ्योरी पे दे दो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सेप्ट में कोई कॉन्सेप्ट स्टैट्स में नया कॉन्सेप्ट कभी नहीं बनता। स्टैट्स में जितने पुराने कॉन्सेप्ट हैं उसी पे क्वेश्चन आते हैं। आपको लगेगा कि क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन अगर टीचर आपके पास वो क्वेश्चन लेकर आएगा और बताएगा कि ये कॉन्सेप्ट है, तो आपको लगेगा मैंने मिस किया, कॉन्सेप्ट का सही यूज नहीं किया, और क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। जी, तो कुल मिला के जैसा सर कह रहे हैं कि एक मंथ थ्योरी पे दे दो, बाकी 2 मंथ बचा, एक मंथ आप अपने थोड़ा उसकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीआईक्यू दे दीजिए, पीआईक्यूज दे दीजिए। इसके बाद आप एक मंथ टेस्ट सीरीज दे दीजिए, और इसके बाद रिलैक्स हो जाइए। 7 लास्ट के 7 ने रिलैक्स करिए, मेडिटेशन लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत से बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। चलिए सर, थोड़ा लिख देते हैं बच्चों के लिए ताकि उनके लिए इजी रहे। ओस चलिए, तो देखिए यहां पर सर ने जो बताया, और जो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लगभग ये मान के चलो, हम मान लेते हैं कि आप टोटल मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स अगर आप शिद्दत से पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे, तो मैं मान सकता हूं कि 1.5 मंथ में थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट सर? राइट, यस। चलिए, एग्जाम पर्पज से आपका 1.5 मंथ में थ्योरी आराम से, क्योंकि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट कैसे, पीआईक्यू के बेसिस पे। चलिए, तो ये हो गया 1.5 मंथ का आपका थ्योरी कंसेप्ट, ये हो जाएगा ना अगर आप शिद्दत से पढ़ोगे। एंड फिर हम मान लेते हैं कि आपका जो 1.5 मंथ है, इसमें लगभग 20 दिन हम, है ना, लगभग 20 दिन मान लेते हैं, 20 डेज। आप 20 डेज में पीवाईक्यूज, आई थिंक इनफ है सर? हाँ हाँ जी, इनफ है। हाँ हाँ, पीआईक्यू 20 डेज इनफ है। जब आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट में क्या है, स्टैट्स में क्या है, स्टैट्स में हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करते हैं। उसमें क्या होता है, फार्मूला हमने पढ़ा और हमने उसके 10 क्वेश्चन लगा लिए, तो हमारा वो क्वेश्चन तैयार, अब आएगा तो कर लेंगे क्वेश्चन उसका। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब आप एक 1.5 मंथ आपने थ्योरी पे दे दिया, तो सर ऐसा लगता है कई बार कि सर थ्योरी हम भूल गए, तो लेकिन आपको ना थ्योरी जब आप भूलते हो, अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट सर शॉर्ट नोट्स। हाँ हाँ, बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। जैसे जैसे आप इस 1.5 मंथ में जब आप थ्योरी लिखेंगे, तो थ्योरी पढ़ना नहीं है, थ्योरी को एक नोटबुक बनाना है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जैम के जब आप पीआईक्यू करेंगे, तो उसमें जो भी पीआईक्यू रेगुलरली बेस पे आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे आपका यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, या फिर स्टैट्स में कह सकते हैं यूएमबीयूबी है, तो उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का यूएमबीयूबी पूछेगा ही पूछेगा। तो हम उसके लिए टेबल देते हैं एक बच्चों को कि ये टेबल है, इस टेबल में आप फार्मूले देख कर जाइए, यहां से आपका क्वेश्चन, और वहां से सर मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है जी। अब आपको आर्डर स्टैटिस्टिक्स से, मिनिमम 3 मार्क्स का आना है। हम 2 3 4 फार्मूले बताते हैं, वहां से क्वेश्चन आने ही आने। जी सर। तो कुल मिला के यही है कि थ्योरी जब आपने पढ़ लिया, तो इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको साथ के साथ, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। और सर जब 20 डेज जब आप पीआईक्यूज करोगे, अपने 20 दोगे, तो जो उस पीआईक्यूज में जो आपके कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आप भूल गए हो, उसको फिर से पढ़िए ना, फिर थ्योरी पढ़नी है आपको। और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको फर्स्ट टाइम में नहीं होते, उनको लिख के रखो और उनसे समझो कि वो क्वेश्चंस किस तरीके से हो रहे हैं, मतलब एनालाइज करना है पूरा यहाँ पर। और जो बचे आपके फिर यहाँ पर लगभग 20 डेज, या फिर मतलब 20 डेज ही बचे आपके फिर से, अगर मोटा मोटा माने, क्योंकि लगभग यहाँ पर आपका 1.5 मंथ चला गया, इन दोनों मिला के 1.5 मंथ, 3 मंथ हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 15 डेज ही मान लेते, 20 डेज ही मानते। और इन 20 डेज में आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट सीरीज। ये क्योंकि टेस्ट सीरीज इसलिए देना जरूरी है क्योंकि यहां से ना जो आपका जो 3 घंटे जो आप एग्जाम में बैठोगे, उस टाइम मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट आपके पास कहां से आएगा? टेस्ट सीरीज से। एंड सर और कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज की? जैसे अब हम टेस्ट सीरीज, जैसे अब मैं बता देता हूं आपको कि एक
एक डे में आपको कैसे स्ट्रेटजी अपनाना, कैसे आपको पढ़ना है। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि एक डे में हमारे पास 3 डे, मतलब एक डे में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मॉर्निंग आता है, डे का मॉर्निंग आता है। इसके बाद हमारा आफ्टरनून आता है डे में। जी सर। आफ्टरनून के बाद हमारा इवनिंग आता है। तो इसके बाद जैसे एक डे है, ठीक है, हमारे पास कोई भी हम डे ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमको मॉर्निंग में क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट जो हमने नोट्स बनाया है या नोट्स बनाने जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट लिखिए सबसे पहले मॉर्निंग में आप डिसाइड कर लीजिए। देखिए 3 मंथ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट आपको कम से कम एवरेज 8 आवर्स एबव पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 मंथ में सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। तो जी सुबह सर। मॉर्निंग में आप कॉन्सेप्ट लिखिए, और कॉन्सेप्ट लिखने में इसमें आप याद रखिएगा ओनली पीवाईक्यू बेस कॉन्सेप्ट, इसमें भी आप पीवाईक्यू बेस कॉन्सेप्ट लिखेंगे, नो फर्दर कॉन्सेप्ट की आपको एक तरह से कह सकते हैं लेक्चरर नहीं बनना दैट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर नहीं बनना, ना कि आप प्रोफेसर बनना, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आप पीवाईक्यू बेस कॉन्सेप्ट ले लिए। आफ्टरनून में आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व किया, पीवाईक्यू क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस के अलावा आपने अदर क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि इंपॉर्टेंट है, नोटबुक कुछ बुक्स के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीपीपी सॉल्व किया आपने, डीपीपी में क्या होता है, हम लोग स्टार दे देते हैं कि ये डीपीपी में ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इवनिंग में आप एक टेस्ट ले लीजिए, इवनिंग में आप अपना टेस्ट उसी जो टॉपिक आपने कवर किया उसी टॉपिक का आप टेस्ट ले लीजिए। तो आपका इससे एक डे की क्या एनालिसिस रही, आपका ये टॉपिक कवर हो गए। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा सर, वो कॉन्सेप्ट में आपने टेस्ट दे दिया, तो आपको पता चल गया कि मैं इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जैम में आएगा तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, जैम में हो जाएगा, और आपका मार्क्स डिसाइड होने लगा। यहां से आप अपने मार्क्स अपना डायरी लिखिए और लिख लीजिए, जैसे आपने 5 मार्क्स का कंप्लीट किया तो आप लिख लीजिए कि 5 मार्क्स का मेरा जैम में कंप्लीट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए इस 5 मार्क्स। जी सर, एक डे का हो गया सर। अब इसी तरह आप डे बाय चलेंगे, आपका एक दिन आएगा कि आपका पूरा जैम का प्रिपरेशन हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जो लास्ट के जो 20 डेज, जो लास्ट के एक मंथ है, मान लो एक मंथ मान लो, क्योंकि आप थ्योरी को पढ़ने में समय दोगे ही दोगे, उसके बाद आपको इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये ज्यादा आउटपुट देगा आपको। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे और आप अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, तो उनका इस तरीके से आपको कंसेप्ट बेस्ड पे एनालिसिस करना है कि आपको जो पीवाईक्यू किस कंसेप्ट पे ज्यादातर पूछे गए हैं, किस कॉन्सेप्ट में हमारे पीवाईक्यू जो है रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं पिछले 8 साल 10 साल का पेपर आप उठा लीजिए, और एक चीज और रिमेंबर करना है, पिछले 8 से 10 साल का पेपर आपको कम से कम 5 टाइम्स लगा के जाना है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपको पेपर याद हो जाना चाहिए। पेपर याद हो जाने का मतलब पेपर के कॉन्सेप्ट याद हो जाने चाहिए कि इससे तो क्वेश्चन आ ही रहा है। जैसे मैंने बताया अदर स्टैटिस्टिक्स में यूनिफॉर्म से एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। जी सर। इसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें बन रहा, मैंने यूएमबी बताया, और इसके बाद आपका मैंने कंप्लीटनेस बताया, कंप्लीटनेस के बाद पॉइसन है, बाइनोमियल है, इन सब से क्वेश्चन लगातार आ ही रहे हैं। आपका एक्सपेक्टेशन फाइंड करना, एक्सपेक्टेशन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से एक्सपेक्टेशन फाइंड करना, ये सब आ रहे हैं। तो वो हम अपना एनालिसिस देते हैं प्रॉपर, अपनी कोचिंग्स में बताते हैं कि कहां से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल सर। तो देखो ये तो हो गया आपको स्ट्रेटेजी कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि सर वो तो ठीक, हम अब आता है ना कि सर ठीक है ये पढ़ेंगे, लेकिन आप 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जो अपना मोटिवेशन रखना है, देखो सबका कोई जो मोटिवेशन होता है वो सर खुद ही होता है। हाँ, यस। अब खुद ही मोटिवेशन होता है, क्योंकि आप कहीं भी अगर मोटिवेशन लोगे, वीडियोस देखोगे, तो वो सिर्फ कुछ पल के लिए ही रहता है। और अपना मोटिवेशन किस तरीके से आप रख सकते हो कि ये अपने माइंड में रखना है कि मुझे आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई करना है, फिर मुझे एमएससी करनी है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और वहां से मुझे प्लेसमेंट लेना है। और यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो हाईएस्ट पैकेज है आपका जो एमएससी स्टैटिस्टिक्स में लगता है, सर कितना लगता है? हाईएस्ट पैकेज जो था एमएससी स्टैटिस्टिक्स का, वो आईआईटी कानपुर में 54 लाख गया था, एनआईटी त्रिची में 53 लाख गया था। स्टैटिस्टिक का ही स्टूडेंट था, एमएससी क्वालिफाई किया था उसने, और वो पैकेज इंडिया में था, 53 लाख इंडिया में था। तो है ना मोटिवेशन। आप मतलब कि 2 साल, ये 3 महीने ये मेहनत कर लो, 2 साल आईआईटी में मेहनत कर लो, उसके बाद 53 लाख पर ईयर। तो ये मोटिवेशन आप रख सकते हो, और ये छोटा मोटिवेशन नहीं है।
53 लाख सर। हाँ 53 लाख और वो भी इंडिया में 53 लाख, अगर फॉरेन में होता तो थोड़ा सा, लेकिन इंडिया में 53 लाख एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस में भी जो कंप्यूटर साइंस में बीटेक करते हैं आईआईटी में, उनके कंपेयर में आपका एक कंपेयर है उनसे, आपका उनका भी ऑन एवरेज इतना ही जाता है प्लेसमेंट। तो जो कहते हैं ना कि आईआईटी में इतना प्लेसमेंट नहीं होता, भाई होता है, बस वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से और कितने नहीं, आईआईटी में प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा होता है। स्टैटिस्टिक्स अगर किसी बंदे ने चूज किया है तो उसका ऑन एवरेज 10 लाख से तो एबव ही प्लेसमेंट जाएगा। वो 10 लाख से एबव प्लेसमेंट, इवन बीएचयू, जैसे बीएचयू है, बीएचयू सीयूईटी के थ्रू लेता है, तो बीएचयू में भाई 100 में 100% प्लेसमेंट है। बीएचयू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं। मैं बीएचयू से, जैसे मैंने बीएचयू से अपना बीएससी किया है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स प्लेस्ड हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे के सारे फ्रेंड प्लेस्ड हैं। क्योंकि सर मैंने इसलिए बोला ये कि कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब मैं बैचेस में पढ़ाता हूँ कहते हैं कि सर आईआईटी से तो कम प्लेसमेंट होता है वो आईआईटी में स्टैटिस्टिक्स में प्योर प्लेसमेंट होता है। स्टैटिस्टिक्स में नो डाउट कि प्लेसमेंट नहीं होता, आपका स्टैटिस्टिक्स में प्लेसमेंट आराम से होता है। बस ये है कि जिनका नहीं होता ना, वो कहीं ना कहीं मेहनत नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, आप मेहनत अगर नहीं करेंगे तो वहां भी आपका रिज्यूमे जाएगा, वहां सीपीआई देखेगा। जब आपका रिज्यूमे ही अच्छा नहीं होगा तो आपको कंपनी क्यों कोई प्लेस करेगा। जी, तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट थे। जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले आपने देखा सिलेबस। मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देता हूं कि सिलेबस क्या था। सिलेबस आपने देखा अच्छे से कि मैथ्स का सिलेबस क्या था, स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस क्या था। फिर आपने वहां पर देखा कि किस तरीके से, किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ, 2024 का हमने एनालिसिस करा है, लेकिन जो ये जो एनालिसिस है 2024 का लगभग सेम है। हाँ लगभग सेम है। जैसे अब इस एनालिसिस में 2024 में जैसे एस्टिमेशन मैंने बताया, एस्टिमेशन में हमारा आता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड एस्टिमेशन। एस्टिमेशन हमेशा 20 मार्क्स का आया है। वो आप 2020 का पेपर ले लीजिए, 2021 का ले लीजिए, 2022 का ले लीजिए, हमेशा 20 नंबर का होगा। तो आने रोज उतना होता है। हाँ, थोड़ा सा स्टैट्स पहले 60-40 था, अब इस तरह 70-30 आने लगा। बस ये चेंज, ये थोड़ा चेंज है। पहले 40% हाँ, मैथ एंड 60% पहले 40% मैथ था और 60, अब इधर 70% स्टैट्स हो गया, 30% मैथ हो गया। जी सर, तो ये था, आपने देखा था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने देखे थे कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के, कितने मार्क्स का आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताई कि किस तरीके से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। ये एक छोटी स्ट्रेटेजी, स्टार्टिंग में आपको 1.5 मंथ यहाँ पर देना है, 20 डेज यहाँ, 20 डेज यहाँ। फिर उसके बाद आपको जो लास्ट के जो 40 डेज थे, ये 20 डेज ये और 20 डेज टेस्ट सीरीज के, इसको आप किस तरीके से मैनेज करोगे, ये सर ने आपको बताया था अच्छे से कि एक डे का प्लान आपको बनाना है कि डे में आपको मॉर्निंग में पीवाईक्यूज के कंसेप्ट पढ़ने हैं, आफ्टरनून में पीवाईक्यूज ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड इवनिंग में आपको एक टेस्ट जरूर देना है। एंड दिस इज फ्रॉम अवर साइड, ठीक है। आई होप आप अच्छे से तैयारी करोगे और आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम क्वालिफाई करोगे विद अ गुड रैंक। तो चलिए अलविदा लेते हैं आपसे, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और एक बार लास्ट में मैं फिर से यही कहूंगा कि आईआईटी जैम का एग्जाम कोई टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आप 5 से 7 टाइम पीवाईक्यू करके जाइए, पीवाईक्यू का कॉन्सेप्ट याद करके जाइए। और अगर पीवाईक्यू नहीं करेंगे तो आप आईआईटी जैम कभी नहीं क्रैक कर पाएंगे। ये सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा। जिस भी नोटबुक में आप लिखते हैं वहां आप लिखिएगा 5 to 7 टाइम पीवाईक्यू। ओनली पीवाईक्यू करके मैंने खुद अपना जैम निकाला। मेरे समय कोई कोचिंग नहीं थी, कोई बुक नहीं थी, एक बुक ओनली आती थी। आईआईटी कानपुर में से पीएचडी है मोहम्मद अरशद और अमित मिश्रा सर, उनकी बुक से मैंने खुद प्रिपेयर किया है। और कोई बुक नहीं थी, ना कोई कोचिंग थी उस समय, लेकिन आप सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस कीजिए, पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट करिए और पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप हमारी कोचिंग्स को ज्वाइन करिए। कोचिंग को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पाएंगे। जी सर, तो जैसा कि वो तो सर सच बात कह रहे हो आप कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है पीवाईक्यूज का, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से ही आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। क्योंकि पीवाईक्यूज जब तक नहीं करोगे उस थ्योरी की एप्लीकेशन कैसे सीखोगे भाई। थ्योरी का एप्लीकेशन तो सर जब आएगा जब आप पीवाईक्यूज करोगे। बिल्कुल, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही। तो जैसे ठीक है, तो चलिए ओके, तो थैंक यू सर। लेकिन जो लोग हमको सुन रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट थे, जो मुझे पहले से जानते थे, उन लोगों से मैं फिर से एक बार कहूंगा कि मैं पीडब्ल्यू से जुड़ चुका हूं। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर, तो चलिए फिर आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।